तो गेट एग्जामिनेशन जिंदगी को बेहतर जरूर करता है, मैं मानता हूं कि एक आपकी जिंदगी को बेहतरी की तरफ गेट एग्जाम जरूर ले जाएगा, बट इसका मतलब यह नहीं है कि गेट एग्जाम ही आपकी जिंदगी है। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कमतर आंकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जैसा कि आप पीछे हेडिंग देख सकते हैं कि ये गेट 2024 एग्जाम के पहले का लास्ट वीडियो है, जहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है रिगार्डिंग गेट प्रिपरेशन, ठीक है। और अब नजदीक आती जा रही है घड़ी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, ईसी वाले, डबलई वाले। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर थोड़ा सा जल्दी है, तो ऐसे स्टूडेंट जो डबलई और ईसी का लेके इंस्ट्रूमेंटेशन का भी भरे हैं साथ में, तो उनके लिए काफी गेप है, एक हफ्ते का तकरीबन गेप है। ईसी का मॉर्निंग सेशन है, डबलई का आफ्टरनून सेशन है। 11 फरवरी को आपकी एग्जाम है। तो हर बार 11 तक नहीं जाता ईसी डबलई, जल्दी हो जाता, बट इस बार सबसे लास्ट वाली डेट्स मिली है, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध हफ्ते का टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। चलिए, अब यहां पर हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का मकसद क्या है। देखिए, अभी क्या हुआ कि मैंने जनवरी वाला जो वीडियो बनाया था कि जनवरी वाले मंथ को कैसे मैनेज करना है, उस वीडियो को देखने के बाद, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसने वो वीडियो नहीं भी देखा होगा, तो कई सारे डाउट्स आते हैं जनवरी वाले मंथ में। उन सारे डाउट्स को हमने इस वीडियो में कंपाइल किया है। हमारे जी सेंटर के ऐप पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये बच गया है, तो क्या इसको छोड़ूं या करूं, टेस्ट सीरीज में कम नंबर आ रहे हैं तो इसको कैसे कंपनसेट करें, इसको दिमाग से कैसे हटाएं, निगेटिविटी आ रही है, बहुत सारा डिमोटिवेशन हो रहा है, इस चीज को कैसे डील करें। तो हमने क्या किया है, इस वीडियो के अंदर अलग अलग 7 से 8 तरह के जो जनरलाइज क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हमको अभी तक अलग अलग स्टूडेंट के ने भेजे हैं, उनको हमने कंपाइल किया है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट उसमें जो हमको ठीक ठाक लगा कि हाँ, इन क्वेश्चंस के ऊपर सभी के साथ बात करनी चाहिए, तो उनको हमने कंपाइल कर दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा, अपनी तरफ से कोशिश करूंगा देने की कि मेरा साइड क्या है, जी सेंटर का ओपिनियन क्या है इन चीजों के ऊपर। देन आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है। आपने देखा होगा जी सेंट्रिक पे हम लोग जब गेट एग्जाम नियर होता है तो जनवरी वाले मंथ में बहुत सारा वीडियो नहीं लेके आते हैं। उसका रीजन है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस ज्यादा करें, अननेसेसरी की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। एंड ऑफ द डे जो पढ़ा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, उससे ही रिजल्ट आएगा। बाकी सारी मोटिवेशन और ये सब बातें साइड में है। हाँ, मैं मानता हूं थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, थोड़ा सा गाइडेंस मिलता है, बट अभी तक आपने जितना भी हमने गाइड किया होगा वो इनफ है। बस ये लास्ट वीडियो जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल क्वेरीज आती है स्टूडेंट की, जो अच्छी प्रिपरेशन, देखिए जनवरी वाले मंथ में क्वेश्चन कौन पूछता है, जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है या बहुत अच्छे ट्रैक पे होता है वही क्वेश्चन पूछता है ना, उसी को डाउट आता है, उसी को डिमोटिवेशन आता है। जिसने तैयारी अच्छी नहीं करी है, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनकी ज्यादा क्वेरीज नहीं होती, क्योंकि उन्हें ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। तो ये जो दिसंबर जनवरी वाले मंथ में जो स्टूडेंट डाउट पूछते हैं या फिर क्वेरी पूछते हैं, वो वही स्टूडेंट है जिन्होंने थ्रू आउट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट ने थ्रू आउट अपना पूरा साल बहुत अच्छी तैयारी करी है और मात्र 3 घंटे में अगर वो प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं चले, तो उसका एग्जाम बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और ये गलती, कोई अच्छे स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन या रिजेक्शन कुछ होता है, वहाँ मतलब एग्जाम बिगड़ता है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने साल भर मेहनत करी है ना। कई सारे स्टूडेंट 2 साल 3 साल से लगे हुए हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारे क्वेश्चन सेशन को स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है कि सर, क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं सर, क्या करें, है ना। तो सबसे पहली चीज कि आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और उसमें जो मार्क्स को देख रहे हैं, वो देख ही गलत रहे हैं, है ना। अब देखिए, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। थोड़ी देर के लिए मैं, अगर आप जब टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करते हैं, वो कैसे एनालिसिस करना, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसके कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा उसका लिंक भी, ठीक है। देखिए, मार्क्स के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। टेस्ट सीरीज में मार्क्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। कैसी बात कर रहे हैं सर, मार्क्स के ऊपर नहीं करेंगे तो किसके ऊपर करेंगे, है ना। सुनिए, थोड़ा सा मार्क्स को नहीं देखना है, क्योंकि मार्क्स देखने के पीछे की कहानी क्या है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 65 क्वेश्चन होते हैं ओवरऑल, है ना, गेट के एग्जाम में, या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। 65 क्वेश्चन में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 40 to 45 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेते हैं, अटेम्प्ट, है ना। टेस्ट सीरीज की बात कर, ऐसे स्टूडेंट 40 से 45 अटेम्प्ट लेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चंस के बीच में एक रेंज बता रहा हूं, है ना। पहला कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी ये हो सकता है कि 30 से 35 क्वेश्चन
या 25 से 35, ऐसा भी मान सकते हैं। 3 कैटेगरी में अटेम्प्ट लेते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप जो भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले रहे हैं या जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी कर रहे हैं, फॉर्मूला पता है, आपने कैलकुलेट किया है प्रॉपर तरीके से, और तो ही तो टिक लगा रहे, तुक्का थोड़ी मार रहे हैं, है ना। 65 क्वेश्चन में से 40 से 45 या 35 से 40 या 30 से 35 अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सब पता है तभी तो कर रहे। अब आप देखेंगे कि जब आपने रिजल्ट देखते हैं स्टूडेंट कहां गलती करते हैं। टेस्ट सीरीज में डायरेक्टली जैसे ही आप क्लोज करते हैं उसके बाद मार्क्स देखते हैं, अच्छा 35 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, 25 नंबर आ रहा है, 100 में से 25 नंबर, 100 में से 35 नंबर, 100 में से 40 नंबर, 40 तो बहुत ही बोल दिया मैंने, 20, 25, 30, 35, 38 ज्यादा से ज्यादा, 40 ज्यादा से ज्यादा, बट 40 के बियॉन्ड बहुत कम स्टूडेंट स्कोर कर पाते हैं, और वो डायरेक्टली वो मार्क्स को देख के डिमोटिवेट हो जाते हैं, यार 100 में से 40 ही आ रहा है, 100 में से 35 ही आ रहा है, 100 में से 30 नंबर ही आ रहा है, या 100 में से 25 ही आ रहा है। तो आपको ये सब मार्क्स नहीं देखना है। मार्क्स के अलावा आप ये देखिए कि आपने ये मार्क्स ज्यादा हो सकते थे बट क्यों नहीं हुए, कहां गलती हुई, इस चीज पे फोकस करना है। जिसने 40 से 45 अटेम्प्ट लिए होंगे और उसके मार्क्स 35-40 ही आ रहे होंगे, 35 नंबर ही आ रहे होंगे, तो आप देखोगे उसमें पेपर को एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि आप 15 क्वेश्चन क्या कर दे रहे हैं, रॉन्ग कर दे रहे हैं। मैं मार्क्स, निगेटिव मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि अरे ठीक है ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या इसमें निगेटिव तो नहीं मिला, बट आपने टाइम निगेटिव करा। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपने बहुत सारा टाइम लगाया, अपना टाइम निगेटिव, नंबर निगेटिव तो नहीं है, बट टाइम निगेटिव के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन जो अच्छे कर सकते थे वो नहीं करे। तो आप देखोगे 40-45 क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट लिया 15 क्वेश्चन गलत कर जा रहा है। 35 से 40 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट ले रहा है वो तकरीबन 12 क्वेश्चन गलत कर जा रहा है, 12 क्वेश्चन रॉन्ग। आपका आ रहा होगा डेटा, ये है ना, इस तरह के डेटा आ रहे होंगे। और अगर ये 30 से 35 जो क्वेश्चन कर रहा है वो तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन तो गलत कर ही दे रहा है, रॉन्ग कर देता है। ये तो बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूं, 30-35 क्वेश्चन वाला भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन गलत कर देता है। तो आप ये देखिए कि ये जो गलत क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, अगर ये सही हो जाते, है ना, जो 35 थोड़ी देर के लिए ऑन एन एवरेज में सबका मिला के मान के चलो कि 30 मार्क्स स्कोर हो रहा है आपका, और 12 क्वेश्चन आप गलत कर दे रहे हैं, तो आप जरा सोचिए कि वो 12 क्वेश्चन में से वर्स्ट सिचुएशन में 7 से 8 क्वेश्चन ही अगर मैं एक्यूरेट कन्वर्ट कर देता तो क्या मेरे 30 से उठ के 40 नंबर हो जाते, क्योंकि उसमें 2 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के भी होंगे। चलो 40 ना सही 38 नंबर तो हो जाते, 1 नंबर के ही मानो तो इसका मतलब है कि आपने कहां गड़बड़ कर रहे हैं कि ये जो रॉन्ग क्वेश्चन स्पीड बढ़ाने के चक्कर में जो ये रॉन्ग क्वेश्चन कर दे रहे। अब रॉन्ग क्वेश्चन आप तुक्का तो लगा नहीं रहे होंगे उसमें, बट ऑब्वियस है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, सब होगा। सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कैलकुलेशन एरर हो गया, फॉर्मूला भूल गया सर ये वाला, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, या इसका कैलकुलेट करते करते डेसिमल हो गया, सेंटीमीटर में पूछा मैंने मीटर में लगा दिया, है ना। इस तरह की जो मिस्टेक में जो क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इनको अवॉइड करो, इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करो। पूरे 0 नहीं होंगे, बट हाँ 3 से 4 रहे ओके है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। भले ही आपके मार्क्स कम होंगे चलेगा, बट ये रॉन्ग क्वेश्चंस की क्वांटिटी नहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी आदत बिगाड़ेगी, हैबिट बिगाड़ेगी आपको अननेसेसरी अटेम्प्ट लेने में, और वो आपका टाइम किल करेगी जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। उस दिन तो बड़े खुश हो जाओगे, चलो 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 ग्रीन 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 दिख रहे हैं, बट घर आके मतलब नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मार्क्स को नहीं देखना है, आप ये देखिए टेस्ट सीरीज में जो भी आप अटेम्प्ट ले रहे हैं वो एक्यूरेसी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। रॉन्ग क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया सारी चीजें, तो मार्क्स को। और देखो एक्चुअल गेट एग्जाम टेस्ट सीरीज से बहुत आसान होता है, बट हाँ उस दिन प्रेशर सिचुएशन भी होती है, इस चीज को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आपको टेस्ट सीरीज में ये जो हैबिट बन जाएगी ना रॉन्ग क्वेश्चन कम करने की, ये वहां बहुत फायदा करेगी, ठीक है। तो मार्क्स को बिल्कुल नहीं देखना है, मार्क्स 30 आ रहे 35 आ रहे डजंट मैटर, जिसके ज्यादा 50-60 भी आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और जो 25 नंबर 30 नंबर ला रहे हैं अंडर कॉन्फिडेंट मत हो। एक्चुअल गेट एग्जाम बिल्कुल अलग रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है, ये रॉन्ग क्वेश्चन को मिनिमाइज करना है, कम करें ना। 15 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट क्यों ले रहे हो, कम ले लो, बट कम से कम एक्यूरेसी में करो ना। ये 35 से 40 क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट लिए 40-45 नहीं कर पाए, 35 से 40 ही क्वेश्चन करे, बट उसका जो रॉन्ग क्वेश्चन है वो मात्र 3 हुआ 4 हुआ, तो ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा गेट एग्जाम में,
ठीक है, तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि सर शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें या फिर फुल रिवीजन करें। अब लास्ट के 15 दिन है, 10 से 15 दिन आपके बाकी है, तो इस 10 से 15 दिन में हम लोग क्या शॉर्ट नोट्स को ही फॉलो करें या फुल रिवीजन करें? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा। देखिए सपोज करिए 100% सिलेबस है आपका, क्या है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 100% आपका सिलेबस है, 100% सिलेबस है, जो भी आपने किया है ना। अब आप बहुत सारे बोलेंगे सर हमने 100% तो सिलेबस कवर ही नहीं किया। आपका जो 80 है उसको 100 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आपने जो प्रिपेयर किया है उसका 100 मान लीजिए। 100% आपने जो प्रिपेयर्ड सिलेबस है उसमें से अब आपको क्या करना है, छांटना है 70% और 30%। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 70% जो सिलेबस है उसको आपको शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। अब फुल नोट्स आपको खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, अब इसमें पूरा कॉपी पलटने की आपको जरूरत नहीं है, एक एक पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत नहीं है ना। तो उनको हम शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं थोड़ी देर के लिए, कि मैंने एग्जांपल लिया कि आपको नेटवर्क थ्योरी में थ्योरम्स रिवाइज करना है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। थ्योरम्स रिवाइज करना है। अब थ्योरम्स में आपके शॉर्ट नोट्स में सब कुछ बना हुआ, सुपरपोजिशन थ्योरम है, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ठीक है। इस तरीके से 4-5 थ्योरम बनी होगी। तो आपने देखा सुपरपोजिशन थ्योरम में कैसे कैसे करना है, आपने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होंगे शॉर्ट नोट्स में वो आपने देखे। वो शॉर्ट नोट्स को देखने के बाद आपको अपना फुल वर्जन दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। जैसे थेवेनिन्स में हमने देखा कि आरटीएस निकालने के लिए तीन केसेस तरीके से कराए। सिर्फ इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होंगे, और सिर्फ डिपेंडेंट होंगे तो किस तरीके से डील करना है। ये 3 केसेस में हमने नॉर्टन्स एंड थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ी है। तो वो केसेस आपको शॉर्ट नोट देखने के बाद दिमाग में आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो आपको फुल रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट से ही काम हो जाएगा। तो 70% एरिया ऐसा होता है जो इजी होता है, बहुत बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने किया है तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 70% शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करिए, और 30% वो एरिया है जहां पर लगता है शॉर्ट नोट करते करते लगता है कि, है ना, पता कैसे चलेगा, शॉर्ट नोट करते करते आपको लगे कि हाँ यार ये चीज देख के थोड़ा दिमाग कम चल रहा है। जैसे आपने देखा कि यार थोड़ी देर के लिए हम लोग एक कॉमन सब्जेक्ट की ले ले, सिग्नल एंड सिस्टम, देखा कि जेड ट्रांसफॉर्मर की कुछ आइडेंटिटी में थोड़ी सी दिक्कत है, तो एक काम करते हैं उसको फुल वर्जन से हम लोग फुल रिवीजन कर लेते हैं, उसका एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ऐसा आपको सिलेक्टिव चीजें पकड़ना है जिसको फुल रिवीजन में डालना है। बाकी 70% आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। देखिए अपने को तैयारी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं की है, या अपने पेरेंट्स को या अपने आसपास के अपने दोस्तों को दिखाने के लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम एक्चुअल रिजल्ट आएगा उस तैयारी से, ये सोच के करना है। नहीं तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हम तो 7-8 घंटे से पढ़ रहे हैं, आसपास वाले सब अप्रिशिएट करेंगे, बच्चा कितना 7-8 घंटे से पढ़ रहा है। आपके दोस्त यार बोलेंगे यार तो 10-10 घंटे पढ़ता है, बहुत करेज है यार। बट आपको पता है कि आप 10 घंटे में कर क्या रहे हैं, क्या असल में वही काम कर रहे हैं जो वो 10 घंटे की पढ़ाई क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में हेल्प करेगी, ये सोच के आपको पढ़ाई करनी है। किसी को सेटिस्फाई करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, अप्रिशिएशन के लिए नहीं करनी है पढ़ाई। आपको रियल उस दिन नंबर आए उस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो रिवीजन करते टाइम पे शॉर्ट नोट्स को 70% जो सिलेबस आपने किया उसमें 70% शॉर्ट नोट से काम चल जाएगा। बट हाँ कुछ कुछ एरिया जहां पे, क्योंकि हर एक की वीकनेस अलग अलग हो सकती है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, तो जिनकी वीकनेस 30% में फॉल हो रही है उनको थोड़ा सा एक फुल वर्जन भी देख लेना चाहिए, है ना। ताकि अब, क्योंकि अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फुल वर्जन कर लो तो आप छोटे छोटे सब्जेक्ट भी फुल लेने में बैठ जाओगे, है ना। तो वैसा नहीं करना, आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है 70% शॉर्ट नोट से। और जहां जहां वीक लग रहा है, हमें लग रहा है कि यार यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, ईमानदारी से, हमें तो हमारे बारे में पता होता है ना, हमें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है, तो वो 30% फुल से करना है। ठीक है, आगे समझ में इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें फॉर गुड रैंक। सर अच्छी रैंक के लिए ये बता दो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार जी सेंटर के आपके चैट बॉक्स पर कई सारे स्टूडेंट ने पूछा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि आपको कितने क्वेश्चन करने चाहिए और कितने क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, या कितने नंबर सफिशिएंट होंगे इस पेपर के लिए, क्योंकि आप ये एनालिसिस करने थोड़ी बैठ रहे हो वहां पे। भाई जो क्रिकेटर होता है वो फील्ड में, है ना, उस मैच का एनालिसिस उस तरीके से नहीं करता जो कोच बाहर बैठ के कर सकता है, क्योंकि वो खेल नहीं रहा होता है। इसीलिए
एट द टाइम जो प्लेयर है उसको उस मोमेंट पे फोकस करना है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। अब पता चले कोई बैट्समैन है, बॉल आ रही है सामने से 150 kmph की, और वो फोकस कर रहा है स्ट्रेटेजी पे, वो फील्डर कहां लगाऊंगा, इसके बाद वाली बॉलिंग कैसे कराऊंगा। वो सक्सेसफुल बैट्समैन तभी रहेगा ना, वो एट दैट मोमेंट उसका फोकस वहीं के वहीं रहेगा, है ना। तो इसीलिए आप खिलाड़ी हैं, आप कोच नहीं है ना। एग्जामिनेशन हॉल के बाद बोलना बड़ा आसान है, पेपर टफ था, इजी था, बट आप एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब वहां पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कितना क्वेश्चन सही होगा, कितना गलत होगा, कितना सफिशिएंट मार्क्स होगा, कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे इस पेपर के लिए। उस दिन तो आपको उस मोमेंट में जीना है, जो क्वेश्चन आते जाए उतना करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। देखिए अगर मान लो मैं थोड़ा एक एग्जांपल से बताऊं कि मान लो मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए कि 50 क्वेश्चन 65 में से 50 क्वेश्चन इनफ रहेंगे, है ना, इनफ रहेंगे, ऐसा मैंने बोल दिया ऑन एन एवरेज। बट आप एक बात देखिए कि क्या आप पेपर इजी आ जाएगा, पेपर मान लो पेपर इजी आ गया, है ना, पेपर इजी आ गया, तो क्या आप 50 क्वेश्चन करके बैठ जाएंगे क्या? 51 वाला क्वेश्चन अगर आपको आता होगा तो करोगे ना, है ना। और मान लो पेपर टफ आ गया, पेपर थोड़ा सा टफ आ गया, है ना, पेपर टफ आ गया, तो क्या आप 45 क्वेश्चन करने के बाद आप बोला कि सर ने तो 50 क्वेश्चन बोला था, तो 5 क्वेश्चन में एडिशनल कर देता हूं, 5 क्वेश्चन क्या कर दूं मैं, एडिशनल कहीं से भी तुक्का उक्का लगा के भिड़ दूं, ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो ये पूछना ही गलत है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आपको 180 मिनट्स को कैसे मैनेज करना, उसका मैंने वीडियो ब्यूटीफुल तरीके से एक स्ट्रेटेजी बताई है, जिसके अंदर आप ये जो डाउट है ना कि उस पर्टिकुलर पेपर इजी है टफ है, वो सारे के सारे आंसर ऑटोमेटिक फिलअप होते जाएंगे, ऑटो करेक्ट होते जाएंगी सारी चीजें, क्योंकि मैंने इसको 180 मिनट्स को कैसे मैनेज करना है इसको 3 हिस्सों में करा है कि पेपर को किस तरीके से देना है आपको, ठीक है, पेपर को किस तरीके से देना है। इसका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसने नहीं देखा वो जरूर देखेगा, और इसी स्ट्रेटजी से आपको लगाने हैं ताकि ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें गुड रैंक के लिए, ये नहीं आएगा, क्योंकि उस पेपर के हिसाब से वो क्वेश्चंस बदलेंगे, कितने सफिशिएंट रहेंगे, ये पेपर का टफनेस लेवल बताएगा। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम कि सबके 80 आ रहे तो पार्टी कर रहे हैं, या सबके 80 आ रहे हैं पार्टी कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपके कंपेरेटिव मार्क्स है, किसी ने 70 किया और बाकी वो कोई भी नहीं कर रहा है, तो 70 वाला भी टॉप रैंक वाला है ना। तो यहां पे क्या होता है, एक दूसरे से कंपटीशन वाला नंबर है, सबके अच्छे, यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम नहीं कि सब 80 आ रहे हैं सब पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये स्ट्रेटेजी जरूर देखिएगा। अच्छा एक चीज और है, इस स्ट्रेटेजी में बहुत सारे लोगों को पूछना था कि सर कई बार 1 मार्क्स और 2 मार्क्स सेपरेट आते हैं और कई बार मिक्स आ जाते हैं, और हाँ ये एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में भी हुआ है कि कई बार 1 मार्क्स का सेपरेशन और 2 मार्क्स का अलग होता है, और कई बार मिक्सिंग करके आ जाते हैं। तब आपको क्या करना है, तो अब आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सेपरेट आएंगे ना 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के, तब तो करना आसान है, बट कहीं पर मिक्सिंग आएगी तो आपको वहां पे ऊपर के साइड में देखते हुए चलना है कि ये 1 मार्क्स का अभी हटाओ, है ना। मेरे स्ट्रेटेजी में आपने देखा होगा पहले 1 मार्क्स से करना है, फिर 2 मार्क्स के किस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, क्लिक नंबर ऑफ क्लिक्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो कॉर्नर में आपको देखना पड़ेगा कि 1 मार्क्स का है 2 मार्क्स का। बट आप ये बोलोगे सर ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया, आपने तो बताया था अलग बड़ा अच्छा था, टेस्ट सीरीज में मजा आता था, यहाँ तो मिक्सिंग आ गया। बट ये मिक्सिंग सभी के लिए होगा ना, आप अनोखे तो होगे नहीं भाई, सभी के लिए वो एफर्ट डालना पड़ेगा। तो हम वहां सिचुएशन का रोना थोड़ी रोएंगे, उस सिचुएशन को उसी टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, इंप्रोवाइज करेंगे। जैसी सिचुएशन आएगी खुद को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देंगे कि हाँ नंबर ऑफ क्लिक देखते जाएंगे कि हाँ सर ने बताया कि शुरू के 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में 1 मार्क्स के देखना है, तो फटाफट जो कॉर्नर है उसको हम लोग क्या करेंगे 1 मार्क्स के करते जाएंगे, 2 मार्क्स को भी साइड में रख देंगे, है ना। तो वो थोड़े से नंबर ऑफ जो माउस के क्लिक है वो बढ़ जाएंगे। माउस एक्सटर्नल से प्रैक्टिस करना है ना, ये ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं क्या सर गेट एग्जामिनेशन के लिए? तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसका हाँ में भी आंसर है और ना में भी आंसर है, मैं दोनों को जस्टिफाई करता हूं। देखिए कुछ सब्जेक्ट को कैसे छोड़े और कैसे नहीं छोड़े। ऐसे स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए, पहली चीज तो ये, अगर मैं अभी कितना दिन बचा एग्जाम में, 15 दिन बाकी है, 10 से 15 दिन है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 और बाकी ईसी और डबल के लिए 15 डेज का टाइम बचा है। तो अभी इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा तो मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले से बोल रहा हूं कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, है ना। इसका मतलब है कि जो आपने नहीं किया उसको छोड़ना है ना, सिंपल सा आंसर है। बट आपको देखना है कि जब आप प्रिपरेशन के इनिशियल दौर में रहे ना, तब आपको कुछ भी छोड़ने का सोचना भी नहीं है ना। पहली चीज तो पहला डिस्क्लेमर लगा दूं,
नहीं तो किसी और रेफरेंस में ये वीडियो सुन लोगे। अभी मैं सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूं कि 10 से 15 दिन बचे हैं, तब आपको कुछ सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। अब इसमें दो कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी स्टूडेंट की कि जिसने 90% अपना सिलेबस कंप्लीट किया है दांसू तरीके से, बिल्कुल हर चीज, रिवीजन भी उसको पता है, सारा चीज पता है, बिल्कुल भी कभी पिन पॉइंट सारे पाम पे उसको सारे फॉर्मूले पता है, सब कुछ पता है कि सर 90% तो मेरे को पता चल गया है। अब मुझे बताइए सर कि 10% जो बचा हुआ सिलेबस है, क्या वो मैं 5 से 6 दिन में कर दूं क्या? अब इसमें दो चीजें हैं, है ना। आज ही ये क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, इलेक्ट्रिकल मशीन का पूछा था कि सर सिंक्रोनस मशीन मेरी बाकी है, तो क्या मैं 5 से 6 दिन में कर दूं? अब देखो, सिंक्रोनस मशीन अपने आप में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उस पर आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और बिना कॉन्फिडेंस के आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को हद भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो ऐसे टॉपिक तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए आपको। बट हाँ, आप ये कर सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर मेरा तो मेजरमेंट में थोड़ा सा मेजरमेंट सब्जेक्ट मेरा बाकी है, मैं क्या करूं उसमें? तो हाँ, ऐसे स्टूडेंट जिसको 90% प्रिपरेशन पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो वो क्या कर सकता है, 2 से 3 दिनों के अंदर मेजरमेंट जैसा सब्जेक्ट को एक थोड़ा शॉर्ट नोट्स के तौर पे देख सकता है कि पीएमसी मीटर कैसे काम करता है, मूविंग आयरन क्या है, एरर कैसे कैलकुलेट करना है ना, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए है, सीआरओ क्यों यूज होता है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि जब इजी क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में, तो वो क्वेश्चन कम से कम कर पाए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है अपनी अभी तक की प्रिपरेशन पे, उनके पास टाइम बच रहा है और मेजरमेंट सब्जेक्ट जैसा बच रहा है अगर, तो वो 2 से 3 दिन के अंदर मेजरमेंट की जो ऊपर की चीजें हैं, हाँ 1 नंबर के लायक, 2 नंबर के लायक नहीं, इन डिटेल अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ज्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, वो नहीं बोल रहा हूं, बट ऊपर से एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मीटर्स की कौन सा मीटर क्या मेजर करता है, एटलीस्ट ये पता लग जाए, क्योंकि 1 नंबर में कभी क्वेश्चन आ गया मिक्सिंग करके तो वो क्वेश्चन कर पाए। बट हाँ, ये जो 5 से 6 दिन में सिंक्रोनस खत्म कर देंगे या फिर एक बड़ा टॉपिक किसी नेटवर्क का ट्रांजिएंट खत्म कर देंगे, वो सब चीजें नहीं हो सकती 5 से 6 दिनों में, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, बिना कॉन्फिडेंस के आप एग्जामिनेशन हॉल में हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। देखिए, करना चाहे तो कर सकते, बट इतनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आपने जो किया है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइए ना। क्यों अननेसेसरी का लोड ले रहे हैं? तो लोड कितना लेना है, बस ये मेजरमेंट तक का लोड ले लीजिए, इससे ज्यादा का लोड नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि 80% मैंने किया है सिलेबस, तो आप भाई 80% पे ही रहिए, आपको एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है, आप उसी को बहुत अच्छे से करिए, है ना, उसी को बहुत अच्छे से करिए। अब नया पढ़ने का कोई तुक नहीं, नया पढ़ने का चांस सिर्फ 1% क्राउड के पास है, और उस 1% क्राउड का भी किस्मत ऐसा रहे कि जो पढ़ाए और अचानक आ जाए कि हाँ भाई मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, पीएमसी मीटर क्या मेजर करता है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में, तो वो उसकी किस्मत है और कर सकता है। अदरवाइज बाकी यहां पे कोई तुक नहीं है नया चीज पढ़ने का, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में नई चीज पे तो आप जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको अंदर से हमेशा दिमाग में रहेगा, अरे यार ये तो मैंने 5-6 दिन पढ़ा है, पता नहीं इसको करूं कि नहीं करूं। सपोज करिए सिंक्रोनस मशीन पढ़ लिया और क्वेश्चन आ गया, सिंक्रोनस लिखा हुआ कहीं पर भी, तो दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार पता नहीं मैंने प्रैक्टिस तो करी नहीं है, 5-6 दिन पहले ही पढ़ा है, लूं कि नहीं अटेम्प्ट, इससे तो पहले दूसरी चीजें कर लूं, और वो दूसरी चीजें इतनी होगी कि इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो जो पढ़ के जाए एकदम पुख्ता पढ़ के जाए, सॉलिड पढ़ के जाए, और जिस पे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है वही चीज पढ़ के जाए एग्जामिनेशन हॉल में, नई चीज हाथ नहीं लगाने का है। ठीक है, चलिए देख लिया आपने इसका आंसर, है ना। कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते बिल्कुल, हाँ कुछ लोगों को डाउट था कि सर कुछ सब्जेक्ट मेरे 2-3 सब्जेक्ट मैंने छोड़े हैं, और हाँ वो लेस वेटेज वाले भी हो, वो भी जरूरी है। अगर है तो भी क्या अच्छी रैंक आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है, अच्छी रैंक आ सकती है। 80% सिलेबस के साथ भी अच्छी रैंक लाई जा सकती है, बट डिस्क्लेमर फिर लगा दूं, ये 80% वो एरिया होना चाहिए जो हाईली वेटेज वाला है। मैंने हम लोगों ने ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप सी इस तरीके से बना रखा है ना, तो जो लेस वेटेज वाले टॉपिक्स है उनको छोड़ सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट आ गया कि सर मैं तो कंट्रोल सिस्टम ही छोड़ के जा रहा हूं, तो फिर तो नहीं हो सकता ना अच्छी रैंक, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम तो आपको पहले करना चाहिए था, आपकी प्रिपरेशन में फ्लॉ है ना, आपको हाईली वेटेज वाली चीजें पहले करनी चाहिए थी। ठीक है, तो 80% वाले बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, बट उसने 80% में वो सब्जेक्ट शामिल हो जिसका वेटेज अच्छा रहता है। वेटेज अच्छा है का मतलब है कि पास्ट ईयर में अच्छे क्वेश्चन वहां से पूछे गए हों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर टेस्ट सीरीज वर्सेस रिवीजन। अब बड़े कंफ्यूजन में होते हैं लास्ट 15 दिन में कि सर टेस्ट सीरीज लगाए कि रिवीजन करे, टेस्ट सीरीज करे कि रिवीजन लगाए, है ना।
तो आपको मैं बताता हूं कि 10 से 15 दिन आपके पास है थोड़ी देर के लिए, ऐसा मानते हैं हम लोग। मानते क्या है, 10 से 15 दिन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 और जीसी और डबल ई के लिए 15 दिन बाकी है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 70%, 30% और 70% में, है ना। अब ध्यान से देना, 70% जो टाइम है आपको, 70% टाइम आपको रिवीजन के लिए देना है। किसके लिए देना है, रिवीजन के लिए 70% टाइम, और 30% टाइम किसके लिए देना है, टेस्ट सीरीज के लिए देना है। अब क्या होता है, इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनको सब कुछ आता है, तो वो क्या हर दिन टेस्ट सीरीज 100% टाइम अपना टेस्ट सीरीज में दे सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट। बट जिसका प्रिपरेशन एक बार का या 2 बार का है प्रिपरेशन, उनको ज्यादातर टाइम टेस्ट सीरीज की बजाय रिवीजन में देना है आपको। क्यों रिवीजन में देना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में पूरा का पूरा दिन आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे आप अगर सतत देंगे तो पूरा दिमाग आपका होता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है पूरी की पूरी, तो बची हुई एनर्जी में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है वो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट फॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, अननेसेसरी फिजूल के कॉन्सेप्ट में या फिजूल के चीजों में आपका दिमाग उलझा रह जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है, ऑन एन एवरेज में सभी स्टूडेंट के लिए बोलता हूं कि आखिरी के 10 से 15 दिन में आप ये ट्राई करिए कि 3 से 5 मॉक टेस्ट दे दीजिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, ऑन एन एवरेज में सभी के लिए बात कर रहा हूं, 3 से 5 मॉक टेस्ट दे दीजिए 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर 3 से 5 मॉक टेस्ट दे दीजिए। बचा हुआ टाइम है ना, 10 दिन वालों को मैं बोलूंगा 3 टेस्ट दे दो मॉक, और 15 दिन जिनके बाकी है वो 5 मॉक टेस्ट दे दे। इसके अलावा बाकी टाइम आप पूरा का पूरा रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, जितना ज्यादा चीजों मेमोरी रहेगी उतना वहां फॉर्मूले नहीं भूलेंगे। और रिवीजन ऐसे नहीं करना, बैठ गए पेज पलट रहे हैं, नहीं, एक कॉपी पेन लेके बैठिए, रफ कॉपी, और आपका हाथ भी चलना चाहिए, है ना। कि गेन मार्जिन का फॉर्मूला, चलो लिख के देख लेता हूं, अच्छा इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूले आपको पूरा रिवाइज किया, देख लिया आपने, स्कैन कर लिया, और लास्ट में फॉर्मूला एक बार लिख के जरूर देख लो रफ कॉपी में। हाथ और पेन चलता रहेगा तो नींद नहीं आएगी और कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। उस दिन अगर दिमाग थोड़ा कम भी चला बट हाथ की स्पीड इतनी रहेगी कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक लिख देगा, है ना। तो आपकी गेट एग्जामिनेशन की तैयारी वैसी होनी चाहिए कि हाथ ऑटोमेटिक फॉर्मूला लिख दे, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए। तो लास्ट में कॉपी पेन लेके बैठिएगा रफ कॉपी, और रैंडमली एक फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको ज्यादातर टाइम अपना रिवीजन में देना है और 3 से 5 मॉक टेस्ट देना है। किसको 3 देना है, किसको 5 देना है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और मॉक टेस्ट कंपैरेटिवली जो आपके दूसरे फुल लेंथ होते हैं ना, उससे इजी होते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट क्वालिफाई कैसे करें सर, गेट क्वालिफाई करना है। अब देखिए मैं एक चीज सजेशन दूंगा, कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, 3-4 सब्जेक्ट, जिसके मैं बोलूंगा यहाँ पे कि 4 सब्जेक्ट किसी ने अच्छे करे, 4 से 5 सब्जेक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, 4-5 सब्जेक्ट पे फोकस हटा के बाकी सिलेबस को कवर करने की, आधा अधूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में 4-5 सब्जेक्ट पे भी फोकस नहीं रहता, जिससे वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ना, अगर आप 3rd ईयर में हैं और मान के चलिएगा आपने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा, 50% सिलेबस ही पढ़ा है, तो उस 50% में से भी थोड़ा सा कम कर लीजिए, मात्र 4-5 सब्जेक्ट ऐसे उठाइए जो बहुत ही सॉलिड है आपके, उन्हीं को बहुत अच्छे से करके जाइए, आप क्वालिफाई कर लेंगे। अब क्वालिफाई करने में भी क्या है, अलग अलग रेंज है कि सर कितने नंबर पे क्वालिफाई होता है। तो पेपर अगर इजी बना तो आपका 35 नंबर तक भी क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं, है ना। कट ऑफ कितना रहता है, 35 मार्क्स तक भी हो सकता है, 30 से 35 मान लो इसको, है ना। अगर पेपर इजी बना, तो इजी पेपर के केस में बात कर रहा हूं, और थोड़ा टफ अगर बना तो ये रेंज आपकी 25 से 30 के बीच में हो सकती है। मिनिमम 25 मार्क्स पे भी क्वालिफाइंग कई बार रहता है अगर पेपर ठीक ठाक बना तो, है ना। टफ पेपर के सिचुएशन में ये क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। तो 4-5 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से अगर करे हैं तो आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे। और 4-5 सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स जरूर इंक्लूड करना है ना, क्योंकि उसका 13 नंबर तो अकेले मैथमेटिक्स का है। तो 4-5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे वाले कर जाएंगे आप, तो क्वालिफाई तो कर लेंगे। अब देखो क्वालिफाई करने के बहुत फायदे हैं। अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार मैं 3rd ईयर में रहते हुए मैंने 4-5 सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगले साल के लिए एक अच्छा आपको बूस्टअप मिलेगा। ऐसे ही स्टूडेंट फाइनल ईयर में
क्वालिफाई, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है, मतलब गेट का अगर आपके पास स्कोर है, तो कई बार आपकी सिचुएशन ऐसी है कि सर ड्रॉप लेने का नहीं है, तो आपको स्टेट के जो कॉलेज होते हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं, वहां पर स्टाइफंड मिल जाएगा, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं हम लोग। एमटेक में 12,800 रुपए का जो पर मंथ का स्टाइफंड है वो भी मिल जाएगा, और आपको थोड़ा सा एडमिशन लेने में हेल्पफुल रहेगा, है ना। गेट स्कोर है आपके पास तो एडमिशन आसानी से हो जाएगा, और वहां पे आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, है ना, स्कॉलरशिप में। क्योंकि बिना गेट स्कोर कार्ड के क्वालिफाई अगर आपने नहीं किया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये फायदे हो सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां पे गेट क्वालिफाई मैंडेटरी होता है, तो अदर जॉब्स में भी आपको आपका स्कोर कार्ड काफी हेल्प कर सकता है, हाँ आपने गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मोटा मोटी ये मान के चलिए कि हाँ बहुत बड़ा फायदा तो नहीं मिलेगा कि आईआईटी मिल जाएगा या फिर पीएसयू में जॉब मिल जाएगा, वो तो फायदा नहीं है, बट हाँ बिल्कुल यूजलेस भी नहीं है। क्वालिफाई किया हुआ अगर आपने गेट, तो छोटी छोटी जगह पे कहीं पर आपको काफी हेल्प होगी और आगे के लिए काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो गेट क्वालिफाई अगर करना है किसी स्टूडेंट को, तो 4 से 5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने प्रायोरिटी वाले कौन से, हाईली वेटेज वाले कौन से, लेस वेटेज वाले वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, वो देख लीजिएगा। 4-5 सब्जेक्ट आपको बेहतर तरीके से करना है। और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को तो मेरी हमेशा रहती है एडवाइस कि आप प्लीज एटलीस्ट क्वालिफाई कर ले। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाओगे, क्योंकि क्वालिफाई करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस का भी मार्क्स है, उसकी भी एक अलग कीमत होती है, क्योंकि गुड परफॉर्मर बनना, और परफॉर्मर तभी होंगे जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा, हाँ ये सब्जेक्ट मुझे आता है, मैं इसको करके आऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर रियल कंपटीशन इन गेट एग्जाम, असली कंपटीशन कितना होता है सर? क्या लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो क्या लाखों कंपटीशन है या हजारों है? देखिए गेट का फॉर्म ऑन एन एवरेज अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट होता है। कभी ये रेंज 80,000 70,000 से लगा के 1 लाख तक हो सकती है, और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि वो ब्रांच में स्टूडेंट ही कम है, तो उसका 10-12,000 15,000 20,000 तक जा सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल कंपटीशन गेट एग्जामिनेशन में कितना है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब आप अभी मैंने जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करी थी ना, कि क्वालिफाइंग कितना चाहिए, 30 से लगा के 35 मार्क्स मान लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, ये सबसे आसान पेपर, टफ पेपर का और सबसे आसान का है ना, कि 25 से 35 मार्क्स लाना मतलब क्वालिफाई करना। और ये क्वालिफाई गेट, जिनके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, जिनने क्वालिफाई किया है, वो मात्र आपके 8 से लगा के 10,000, 8 से लगा के 10,000 स्टूडेंट रहते हैं। इसका मतलब है कि आपको नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे हैं या इंडिया लेवल का एग्जाम है, ये कह के डराया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका रियल कंपटीशन है वो मात्र 8 से 10,000 स्टूडेंट के बीच में ही है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको, क्योंकि देखो क्वालिफाई करने वाले ही स्टूडेंट इतने हैं, चाहे 80,000 फॉर्म भरे हो, 1 लाख भरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको असली लड़ाई जो है 8-10 हजार स्टूडेंट में ही है। बट ये जो 8-10 हजार स्टूडेंट है, ये सब कुछ पढ़ के आए होंगे। एक क्वालिफाई करने वाला स्टूडेंट भी सारा सिलेबस पढ़ के आता है, उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाता, वो अलग बात है। बट आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा भी नहीं, बट ये 8 से 10 हजार स्टूडेंट के बीच में, बट ये 8 से 10 हजार स्टूडेंट आपके लेवल के होंगे सब, या आपसे भी थोड़े हो सकता बेहतर हो, बट उस दिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, वो ध्यान में रख के करना है, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ फॉर्म कितने लोगों ने भरा, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ है, हमारा नंबर कहां आएगा, क्या हम कर पाएंगे, ये सब फिजूल की बात है। एक्चुअल आपका कंपटीशन 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स के बीच में ही है। तो खुद पे भरोसा रखिए और कोशिश करिए। आपको कंपटीशन सबसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्रिपरेशन, आपने जो पढ़ा है उस पर फोकस करना है। ये तो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, इसलिए हमको यहाँ बताना पड़ा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारा कंपटीशन इतने सारे फॉर्म भर रहे हैं, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे, क्या सर मैं गेट कर पाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं, आपको गेट क्वालिफाई करना है या जो भी अच्छा रैंक लेके आना है, वो 8 से 10 हजार स्टूडेंट को बीट करना है आपको। जैसे एक वर्ल्ड कप की टीम होती है कि नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें, कि 10 से 12 टीम घुसा के अफगानिस्तान को, नीदरलैंड को, इसको करके 8 से 10 से 12 टीम वर्ल्ड कप में डाल देते हैं। कई बार 10 डाल दे, कई बार 12, कई बार 8 टीम ही डालते हैं। तो मान लीजिए 10 टीम डाल दी, बट आपको पहले दिन से, वर्ल्ड कप का पहला मैच भी नहीं हुआ है, उसके पहले से आपको यह पता है कि ये फलाना 6 टीम तो जा ही नहीं सकती, ये 4 टीम के बीच में ही रियल कंपटीशन है। मतलब आपने क्या किया, पहले दिन से ही बेस्ड ऑन दी
हिस्ट्री और आपने देखा कि इनका प्लेयर्स का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, सबका एनालिसिस करके आपने बोल दिया कि 6 टीम तो बाहर है, रियल कंपटीशन तो 4 टीम के बीच में ही है ना। और ज्यादातर केसेस में 90% टाइम वही होता है कि जो आपने प्रिडिक्ट करी है 4 टीमें वही आपके सेमीफाइनल में दिखेगी। 2 सेमीफाइनल होंगे 4 टीमों के बीच में, वहां से फाइनल में जाएगी। हाँ, उलट फेयर कभी कभी होते हैं बट वो बहुत रेयर होते हैं, मैक्सिमम टाइम आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी वही है, हजारों लाखों बच्चे भर रहे हैं बट एक्चुअल कंपटीशन आपका 8 से 10 हजार स्टूडेंट के बीच में ही है। ठीक है, तो बस 8 से 10 हजार स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं असल वाला, और उनके अंदर आपको क्या करना है, अच्छा रैंक लेके आना है। तो हर एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा, आपको ऊपर ले जाएगा, और हर एक रॉन्ग क्वेश्चन नीचे धकेलेगा। इस चीज को दिमाग में रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारी तरफ से एडवाइस है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर आप बताइए कि क्या करें क्या नहीं करें 10-15 दिनों में। तो एक पूरा का पूरा सारे के सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, जो भी हो सकते हैं बेहतर, जो भी हमने अलग अलग स्टूडेंट से जो हमारे फीडबैक लिए हमारी टीम ने, और जो हमको लगा कि हाँ ये क्वेश्चंस डाउटफुल रहते हैं स्टूडेंट को लास्ट से 10-15 दिनों में, वो सब हमने डिस्कस कर दिए हैं। अब जी सेंटर की तरफ से क्या एडवाइस है कि भैया प्रॉपर नींद लीजिए, 8 से 10 घंटे सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे तो मैंने ज्यादा बोल दिए, कितनी तो नींद आएगी नहीं, बट कम से कम 7 से 8-9 इस रेंज में आपको सोना है, अपना जो टाइम टेबल है, क्योंकि जितना इस मशीन को आप ठंडक देंगे उतना बेस्ट परफॉर्म करेगा। लास्ट के 10-15 दिन में क्या करते हैं स्टूडेंट, मुझे पता है नींद नहीं आती है, दिमाग में चलता रहता है प्रिपरेशन का, बट इतना लोड नहीं लेना है, दिमाग को ठंडा रखना है। 8 घंटे की, एटलीस्ट 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। ठीक है, दूसरा है हेल्दी खाइए, कहीं पर जंक फूड नहीं खाने, क्योंकि कई बार शादियों का सीजन होता है, कई बार ठंडी का मौसम है तो अच्छा अच्छा खाने का मन करता है, तो आपको जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि एक भी दिन आपकी तबीयत अगर खराब हुई तो वो आपको काफी पीछे धकेल देगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा हेल्दी खाना है। हेल्दी मतलब जो घर का बना हुआ रहे, हॉस्टल वगैरह में भी खा रहे हैं तो बाहर का तेल का, ज्यादा ऑयली ये सब चीजें नहीं खाएं, हेल्दी फूड खाएं। 10-15 दिन की ही बात है। खुद पे भरोसा रखिए भैया कि मैंने जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, इससे ज्यादा कोई बेस्ट नहीं है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके आऊंगा। साल भर मैंने कोई मक्कारी नहीं करी, साल भर मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी है। हाँ, थोड़े बहुत लूप होल्स होंगे, वो पूरी सब में होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे कई बार आउट हुआ है, इतना अच्छा बैट्समैन होने के बाद भी। तो हम भी कोई वो तो है नहीं, हमने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। 3 घंटे हैं, हो सकता है 10-15 मिनट खराब चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बचे हुए टाइम में हम मचा देंगे, और जो पढ़ा है वो बेस्ट पढ़ा है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ये आपको खुद को बोलते रहना है, क्योंकि आपने साल भर बहुत अच्छी तैयारी करी है। एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से अपने को नहीं अटकना है। 65 में से 20 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे, बचे हुए क्वेश्चन को भी 100% एक्यूरेसी से कर दिया, आप बहुत अच्छा स्कोर करके ले आएंगे। ठीक है, और वर्स्ट क्या होगा, देखो क्या होता है, किसी भी चीज का डर अगर हटाना है तो आप समझ लीजिए कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। बचपन में क्या होता था, कोई गलती कर लेते और मम्मी डराती थी कि भाई आज तो पापा आने दो, पापा आएंगे तो तुम्हारी 12 बजाएंगे, है ना। बचपन में छोटे बच्चों को डराते। अब छोटा बच्चा ये सोच ले बस क्या होगा, एक थप्पड़ मारेंगे, दूसरा भी खा लेंगे, तीसरा भी खा लेंगे। तो जैसे ही वो ये सोच लेता ना, उसके अंदर का फियर जो है, डर है, खत्म हो जाता है। तो आपको भी गेट एग्जामिनेशन में ये सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भाई मैंने तैयारी करी ना, क्वालिफाई नहीं करूंगा और क्या हो सकता है। तो गेट एग्जामिनेशन जिंदगी को बेहतर जरूर करता है, मैं मानता हूं कि एक आपकी जिंदगी को बेहतरी की तरफ गेट एग्जाम जरूर ले जाएगा, बट इसका मतलब यह नहीं है कि गेट एग्जाम ही आपकी जिंदगी है। इस कथन को, इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को बहुत कमतर आंकते हैं। ऐसा नहीं है, इतना हिंदुस्तान में इतना कंपटीशन है, इतने बड़े कंपटीशन वाली एग्जाम में आप एक प्रोफेशनल डिग्री करके आए, वो परसेंटेज ही बहुत कम है। 125 करोड़, 130-140 करोड़ में आप चंद ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री का एक अच्छा इंडिया लेवल का कंपटीशन एग्जाम फेस कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बहुत ऊपर समझिए, ठीक है। और वर्स्ट क्या होगा, क्वालिफाई नहीं करेगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे या कहीं और चीज करेंगे। बट गेट एग्जामिनेशन आपकी जिंदगी के बेहतरी के लिए जरूर है, बट एक गेट एग्जाम आपकी जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि वर्स्ट सोचोगे तो आपको अंदर से जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। अब हमेशा जब भी ये गेट एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाओ तो ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे जैसे हम एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे, चेकिंग होगी, बायोमेट्रिक होगा, पसीना आएगा, गला सूखेगा, हाथ ऐसा करेगा, अब क्या होगा, खुलेगा। और शुरू का जो आधा घंटा है ना, उसी में आधे से ज़्यादा कंपटीशन खत्म हो जाता है। वो जो 180 मिनट वाला मेरा
वीडियो है वो जरूर देख के जाइएगा। उसमें मैंने सब चीज़ों के बारे में बताया है कि शुरू का आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो आपने अगर मैनेज कर लिया ठीक से, आप पूरा पेपर अच्छे से निकालेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा जो वेस्ट हो जाता है ना, उसी का लोड लेके वो 180 मिनट खत्म हो जाता है। वो नहीं करना है आपको। और मुझे पता है, जी-सेंट्रिक से पढ़े हो या कहीं और से भी पढ़े हो, आप खुद पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा रहेगा तो बाकी सारी चीजें साइड में है। बस क्या होगा, सोच लिया ना, बस डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवाइस थी जी-सेंट्रिक की तरफ से। इसके अलावा भी कुछ ऐसा लगे, ऑलरेडी हम लोगों ने जो सारे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं सबको कंपाइल कर लिया। फिर भी कुछ अगर आपकी क्वेरी रह गई है तो जी-सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। वहां पर चैट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ऑडियो के फॉर्म में भी भेज देना, तो मैं ऑडियो के फॉर्म में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो बस 10-15 दिन हचक के सोइए। हचक के मतलब कि 8 घंटे अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा रिवीजन करिए। बस 10-15 दिन की आपने पूरे साल भर 2 साल से जो मेहनत करी है, वो 10-15 दिन के अंदर बस उसका फाइनल मैच है। उस फाइनल मैच में बहुत अच्छा हम स्कोर करेंगे। पॉजिटिव सोच के जाइए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाइए। ठीक है, तो पूरे जी-सेंट्रिक परिवार की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।